अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम डिस्कशन करेंगे एसेट पे। एसेट क्या होता है? अगर हम इसको डेफिनेशन में देखें तो एन एसेट इज़ अ रिसोर्स ओन्ड और कंट्रोल बाय एन इंटरप्राइज विद द एक्सपेक्टेशन दैट इट विल जनरेट फ्यूचर कैश फ्लोज। यानी ये एक रिसोर्स है जो ओन किया जाता है या कंट्रोल किया जाता है बाय आर एन इंटरप्राइजेस। कोई भी इंटरप्राइजेस इसको ओन करती है या कंट्रोल करती है विद द एक्सपेक्टेशन। इसकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है? इट विल जनरेट फ्यूचर कैश फ्लो, कि यानी फ्यूचर में इससे आमदनी आएगी, फ्यूचर में इससे हमारे कैश फ्लो में इजाफा होगा। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इस पर्पज़ के लिए ओन की हो या कंट्रोल की हो कि उससे फ्यूचर में हम कैश फ्लो जनरेट करेंगे, तो इस डेफिनेशन की रूप से उसको हम एसेट कहेंगे। IFRS के मुताबिक इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। एन एसेट इज़ अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटरप्राइज एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स एंड from which future economic benefits are expected to flow to the enterprises. In short, वही पर यहाँ भी डेफिनेशन का पर्पज़ वही है कि एसेट जो है कि रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, वो उसका पर्पज़ है कि वो फ्यूचर में कैश फ्लो जनरेट करेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? कैश है, बैंक डिपॉजिट है, इन्वेंट्री है, कॉपीराइट्स हैं, ब्रांड नेम है, बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल्स, प्लांट एंड मशीनरी। कैश जो है वो एक हॉट आइटम है, इसी तरह बैंक डिपॉजिट्स भी हॉट आइटम है और इसको हम किसी भी तरह यूटिलाइज़ करके फ्यूचर कैश हमारी कैश फ्लो जो है फ्यूचर उनको बेहतर कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। अब अगर हम जाएं इसकी प्रॉपर्टीज़ में, तो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि ऑनरशिप होती है किसी की, इकोनॉमिक वैल्यू होती है इसकी, और एक रिसोर्स है। यानी आप देखें, एक बिल्डिंग की यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं। ये इस बिल्डिंग का कोई ओनर है, इसकी इकोनॉमिक वैल्यू है। इकोनॉमिक वैल्यू इस तरह से है कि ये हम इसको किसी भी वक्त जब चाहें, कुछ टाइम लग सकता है, इसको सेल करके मार्केट में इससे नया एसेट्स या कोई अदर चीज़ परचेज, कोई अदर एसेट ले सकते हैं, या जो हमें एसेट इससे जनरेट होगा कैश की शक्ल में, तो हम उसको किसी और जगह पर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये इकोनॉमिक वैल्यू रखता है बिल्डिंग ये। उसके अलावा रिसोर्स क्या है? रिसोर्स ये है कि आपने इस एसेट को, इस बिल्डिंग को या तो रेंट आउट कर दिया। अगर रेंट आउट कर दिया तो आपको फ्यूचर में कैश फ्लो आना शुरू हो गया, मंथली आपको इनकम आ रही है। अगर आपने रेंट आउट नहीं किया, अपने बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो जो आपका कैश फ्लो बिज़नेस से आ रहा है उसमें ये हेल्पफुल है, ये आपका एक सोर्स है उसको, उस कैश फ्लो को बढ़ाने का या उसको जनरेट करने का। तो इससे आपको ये अंदाज़ा हुआ कि कोई भी एसेट हम जब एक्वायर करते हैं तो उसके पीछे हमारा पर्पज़ ये होता है कि वो फ्यूचर में हमारे लिए कैश फ्लो जनरेट करेगा या जनरेट करने के लिए हेल्प प्रोवाइड करेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसेट्स की क्लासिफिकेशन। एसेट्स आर कॉमनली क्लासिफाइड इन 3 वेज ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी। कन्वर्टिबिलिटी में शामिल है करंट एंड नॉन करंट एसेट, फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसमें है टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स, और यूजेज, इसमें है ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। अब 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। हम पहले कन्वर्टिबिलिटी को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट्स रिलेटिंग टू एसेट्स। कन्वर्टिबिलिटी में हम एसेट को इस तरह क्लासीफाइड करते हैं कि हम अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि कोई भी एसेट कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकता है। क्लासीफाइड ऑन द बेस ऑफ हाउ इजी
इट इज़ टू कन्वर्ट देम इनटू कैश, यानी किसी एसेट को कितनी जल्दी हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो फिल फॉर ये जल्दी हो जाएंगे उनको हम कहेंगे करंट एसेट, और जो टाइम लेते हैं, कुछ अर्सा लेते हैं कैश या कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट होने में, तो उनको हम कहेंगे नॉन करंट एसेट्स या फिक्स। करंट एसेट्स आर लिक्विड एसेट, ये ऐसे एसेट होते हैं जो इजीली कैश और या कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो सके। अगर हम कहें तो कितने इजीली, इसको मैक्सिमम भी अगर इसकी लेंथ ली जाए इन एसेट की, तो एक मैक्सिमम वो 1 साल के अंदर अंदर, 1 साल से ऊपर नहीं जाएंगे, 1 साल से अंदर अंदर कैश या कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो करंट एसेट आर एसेट्स दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यूजुअली विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर अंदर। एग्जाम्पल इंक्लूड्स आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ और आपके रिसीवेबल्स। ये सारे आपके करंट एसेट्स हैं। करंट एसेट के बाद आपके यहाँ से आ जाते हैं नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट को हम फिक्स एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट और हार्ड एसेट भी कहते हैं। नॉन करंट एसेट्स ऐसे एसेट होते हैं जो इजीली और रेडीली आपके कैश या कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट नहीं हो पाते। सो नॉन करंट एसेट्स आर एसेट्स दैट कैन नॉट बी इजीली एंड रेडीली कन्वर्टेड इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। एग्जांपल्स इनकी क्या क्या है? लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, प्लांट्स भी आ जाते हैं इसमें, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स हैं। ये आपके ऐसे एसेट हैं जो रेडीली और क्विकली कैश या कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे होते। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट्स फॉर एसेट्स, और इसमें हम डिस्कस कर लेंगे टेंजिबल, इनटेंजिबल, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स को। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट्स क्या कहते हैं? इंक्रीज इन एसेट्स, अगर किसी भी एसेट में इंक्रीज़ होगा तो वो डेबिट होगा, और अगर एसेट में डिक्रीज़ होगा तो वो क्रेडिट होगा। अच्छा, बाई नेचर जो होता है एसेट वो डेबिट होता है। अगर उसमें इजाफा हो जाएगा तो फिर भी वो डेबिट हो जाएगा, और अगर उसमें कोई कमी आएगी तो वो क्रेडिट हो जाएगा। इसको मज़ीद एलेबोरेट करने के लिए हम छोटी सी एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। हमने एक प्लांट सेल किया, सेल ऑफ अ प्लांट 2 मिलियन का एट द कैश, हमने कैश पे एक प्लांट 2 मिलियन का सेल किया है। अब यहाँ पे 2 एसेट इन्वॉल्व हैं आपके, एक करंट एसेट है, एक नॉन करंट एसेट है। जो प्लांट है वो नॉन करंट एसेट है और जो कैश है वो करंट एसेट है। करंट और नॉन करंट दोनों एसेट्स के, ऑल काइंड ऑफ एसेट्स के लिए रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सेम होंगे। अब देखें डिक्रीज़ इन प्लांट 2 मिलियन, प्लांट में आपकी कमी आई वैल्यू में, आपके जो बिज़नेस में प्लांट की वैल्यू थी उसकी कमी आई 2 मिलियन की, उसका इंक्रीज़ हुआ आपके कैश में 2 मिलियन का, तो कैश इंक्रीज़ हुआ, डेबिट हो जाएगा 2 मिलियन से, प्लांट डिक्रीज़ हुआ, क्रेडिट हो जाएगा 2 मिलियन से। इंटेंजिबल एसेट, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस एसेट्स आर क्लासिफाइड इन 2 groups, tangible assets and intangible assets. Tangible assets. Tangible assets are assets that have a physical existence. We can see, feel, touch these assets. So आपके tangible assets वो asset होते हैं जिनको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। इनके एग्जांपल्स क्या हैं? लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, इक्विपमेंट है, कैश है, ऑफिस सप्लाइज है, स्टॉक्स है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं। ये वो एसेट हैं जिनको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, इनको हम टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स, एसेट होते हैं जिनको आप देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते,
टच नहीं कर सकते, इनको हम कहते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स आर एसेट्स दैट हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। इसकी एग्जांपल क्या क्या है? गुडविल इसमें आ जाती है, ब्रांड नेम आ जाता है, कॉपीराइट्स आ जाते हैं, ट्रेडमार्क्स आ जाते हैं। इसके बाद आपकी जो लास्ट वन है, ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज। यूजेज एंड और पर्पस की बेस पे अगर एसेट को क्लासिफाइड किया जाए तो वो है ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। ऑपरेटिंग एसेट्स क्या होते हैं? ऑपरेटिंग एसेट्स ऐसे होते हैं जो बिजनेस के रूटीन या कोर एक्टिविटीज़ में यूज़ हो रहे होते हैं, जो बिज़नेस प्रोसेस में प्रॉपरली यूज़ हो रहे होते हैं, बिज़नेस प्रोसेस में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, इनको हम कहते हैं ऑपरेटिंग एसेट्स। So operating assets are assets that are required in daily operation of a business. In other words, operating assets are used to generate revenue from a company's core business. जैसे मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये वो एसेट होते हैं ऑपरेटिंग एसेट जो बिज़नेस की कोर एक्टिविटीज़ में यूज़ हो रहे होते हैं। इनकी एग्जांपल अगर हम देखें तो इनकी एग्जांपल है कैश, स्टॉक्स, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, प्लांट, कॉपीराइट्स, गुडविल। ये जो सारे एसेट हैं ये आपके ऑपरेटिंग एसेट्स हैं। इसके बाद आते हैं नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स ऐसे होते हैं जो बिज़नेस में तो यूज़ नहीं हो रहे होते, लेकिन हम उनको कहीं और यूज़ करके उनसे अर्निंग कर रहे होते हैं, रेवेन्यू अर्न कर रहे होते हैं। So non-operating assets are assets that are not required for daily business operation but can still generate revenue. इसके एग्जांपल क्या क्या? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है, वीकेंड लैंड है, डेस इनकम फ्रॉम अ फिक्स्ड डिपॉजिट। ये वो एसेट हैं जो आपके बिजनेस में यूज़ तो नहीं हो रहे, लेकिन आपने किसी जगह पर रख के इनसे कोई रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, तो ये आपके नॉन ऑपरेटिंग एसेट कहलाएंगे। कन्वर्टेबिलिटी बेसिस पे, फिजिकल एग्जिस्टेंस पे बेस पे और यूजेज की बेस पे। कन्वर्टेबिलिटी में करंट, नॉन करंट एसेट, फिजिकल एग्जिस्टेंस की बेस पे टेंजिबल, इंटेंजिबल एसेट्स और यूजेज की बेस पे ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एसेट। और अब हम डिस्कस करेंगे कि इनको क्लासीफाइड किया क्यों जाता है, एसेट को क्या ज़रूरत है इनको क्लासीफाइड करने की डिफरेंट कैटेगरी में, डिफरेंस बेसिस पे। इम्पोर्टेंस ऑफ ईच क्लासिफिकेशन, हर क्लासिफिकेशन की यहाँ पे हम इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है करंट एंड नॉन करंट एसेट की बेस पे, यानी कन्वर्टिबिलिटी की बेस पे। कन्वर्टिबिलिटी की बेस पे एसेट को करंट और नॉन करंट एसेट में डिवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। ये ना सिर्फ बिजनेस को रिक्वायर्ड होता है बल्कि जो अदर स्टेक होल्डर हैं, इन्वेस्टर हैं, उनको भी इस क्लासिफिकेशन की ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है? रेशो एनालिसिस किए जाते हैं या और कंपनी की सॉल्वेंसी कैसी है, लिक्विडिटी चेक की जाती है कंपनी की, और अंडरस्टैंडिंग ये ली जाती है कि इसका जो कंपनी का वर्किंग कैपिटल है वो कैसा चल रहा है, किस तरह चल रहा है, उसके सोर्सेज क्या हैं, क्या वो प्रॉपर से चल भी रहा है या उसको चलाने में डिफ़िकल्टी आ रही है, जिसकी बेस पे ये भी कह सकते हैं कि अगर वर्किंग कैपिटल ही नहीं है आपका प्रॉपर कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, तो आप की सॉल्वेंसी कैसे बरकरार रह सकेगी। तो इस तरह के एनालिसिस करने के लिए, देखने के लिए ये चीज़ें एसेट्स को करंट और नॉन करंट में डिवाइड करना बहुत ज़रूरी था। क्लासिफाइंग एसेट इनटू करंट एंड नॉन करंट एसेट इज इम्पोर्टेंट टू बिजनेसेस, investor and other stakeholder. The current and non-current distinction is used to construct financial ratio and to determine a company's short-term liquidity and long-term solvency. जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ, फाइनेंशियल रेशो के लिए चाहिए होते हैं शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी चेक करने के लिए और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी चेक करने के लिए।
Understanding which assets are current assets and which assets are fixed assets is important in understanding the net working capital of the company. ये तो थी इम्पोर्टेंस कन्वर्टिबिलिटी की बेस पे एसेट को डिवाइड करने की। और अब ये हम देखते हैं कि हमने फिजिकली एग्जिस्टेंस की बेस पे एसेट को क्यों डिवाइड किया। सम ऑर्गेनिज्म जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्की होती हैं और उनकी सॉल्वेंसी को चेक करने के लिए हमें टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट को देखना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम एसेट्स को फिजिकल एग्जिस्टेंस की बेस पे टेंजिबल एंड इनटेंजिबल में डिवाइड करते हैं। इन द सिनेरियो ऑफ अ कंपनी इन ए हाई रिस्क industry, understanding which assets are tangible and intangible help to access its solvency and risk। यानी ये उसकी सॉल्वेंसी और रिस्क को अंडरस्टैंड करने में हमें हेल्प प्रोवाइड करते हैं। लास्ट वन ऑपरेटिंग एसेट। एसेट को ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग यानी यूजेज की बेस पे डिवाइड करने का मकसद ये है कि हम जान सकें कि जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी बिजनेस है वो अपनी कोर एक्टिविटी से कितने परसेंटेज अर्न कर रहे हैं और जो उसकी बिजनेस एक्टिविटीज़ नहीं है, जो उसकी कोर बिजनेस एक्टिविटीज़ नहीं है, उनसे वो क्या परसेंटेज हासिल कर रहा है। यानी अगर कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो वो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से कुछ प्रोडक्ट बना के उसको सेल करके कितनी अर्निंग कर रही है, और या वो अगर उसके पास कोई फिक्स डिपॉजिट है उसने रखे हुए उस पर वो फिक्स मार्कअप ले रही है तो उससे वो क्या अर्निंग कर रही है। क्योंकि बिज़नेस में तो उसने टोटल अर्निंग शो करनी है कि टोटल प्रॉफिट इतने है, लेकिन हमें ये एनालिसिस करना ज़रूरी है बिज़नेस को चेक करने के लिए कि क्या बिज़नेस क्या अर्न कर रहा है, जो इतनी एक्सरसाइज बिज़नेस में हो रही है उससे कितनी परसेंटेज अर्न हो रही है जो उसकी टोटल अर्निंग है उसकी। सो डिटरमाइनिंग विच एसेट्स आर ऑपरेटिंग एसेट एंड विच एसेट्स आर नॉन ऑपरेटिंग एसेट is important to understanding the contribution of revenue from each asset as well as in determining which percentage of company's revenue comes from its core business activities। यानी कितने परसेंटेज बिजनेस की एक्टिविटी से आ रहा है और कितने परसेंटेज किसी अदर इन्वेस्टमेंट से आ रहा है।